बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान और मैं हूं अहमद कुरैशी। आज न्यूज़ और करंट अफेयर्स की नाज़िया ये मुश्तरका ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन पिछले 2 घंटे से जारी है ये, और हमारी टीम्स जो है न्यूज़ की और करंट अफेयर्स की साथ जो है मिलकर ये कर रहे हैं। और ये इस वक्त जो है वो हमारा प्रोग्राम रियासत का वक्त है, लेकिन ये एक ही ट्रांसमिशन चल रही है, हम उसका सब हिस्सा हैं। आज हम मेहमान हैं न्यूज़ के सेट पर, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जारी है ये, और बड़े अहम मेहमान अभी मेरे साथ और हमारे साथ नाज़िया यहाँ पे भी होंगे थोड़ी देर के अंदर। लेकिन आगाज़ इस बात से करते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक तारीख़ी मोड़ पर है इस वक्त। अब से कुछ तकरीबन घंटा पहले न्यूयॉर्क में जो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल है, वहाँ पे एक खुसूसी इजलास अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे शुरू हो चुका है। लाइव इस वक्त वो ऑनलाइन इंटरनेट पे भी और वैसे भी वो लाइव चल रहा है। जो UN वेब TV सिस्टम है उस पर वो शुरू हो गया है। उसके शुरू होने से पहले यहाँ पर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सदारत में काबीना का जो कौमी सलामती कमेटी है उसका खुसूसी इजलास, आपने उसको खासी तफसील में पहले आप ऐलान उसका तफसीलात बता चुकी हैं, वो हुआ है। उसमें मुल्क की जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो मौजूद थी, और इस पे जो है अफ़गानिस्तान पे नज़र डाली गई है। और आज दोपहर एक बहुत अहम ब्रीफिंग हुई जहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब और मुशीर क़ौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ, साथ पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी एम्बेसडर सादिक और फिर एम्बेसडर मंसूर खान साहब भी, ये सब मौजूद थे और मीडिया को ब्रीफ किया गया है। ये एक बड़ी अहम पॉइंट है नाज़िया कि पाकिस्तानी मीडिया बड़ा ज़बरदस्त है हमारा मीडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ वो जंगी सूरत हाल की कवरेज के लिए जो सलाहियत होनी चाहिए वो नहीं है। दुनिया का तमाम मीडिया जो है वो अफगानिस्तान को कवर कर रहा है। हमारे यहाँ अभी तक कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी उस तरह से अफगानिस्तान में काबुल में भी नहीं गए, लेकिन उसकी भी तैयारी हो रही है और हमारा मीडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है जो है। तो ये अफगानिस्तान एक तारीखी मोड़ पे है। वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम मेहमान की तरफ और मेहमानों की तरफ जाएं, मैं आपको 2-3 चीज़ें जो आज बहुत अहम ब्रीफिंग जो फ़वाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जो अफगानिस्तान टीम है जिसमें एम्बेसडर सादिक हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और एम्बेसडर मंसूर खान पाकिस्तान के सफ़ीर काबुल में जो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, ये सब मौजूद थे। तो कुछ चीज़ें कुछ बातें हुई हैं, कुछ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वेरी क्विकली नाज़िया, वेरी क्विकली हम ब्रीफ कर दें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो हालात की खराबी के जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको एक मौके के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उनको कई मौके दिए गए कि वो एक डील में दाखिल हो जाएं, तालिबान के साथ समझौता कर लें, एक इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हो काबुल के अंदर। ये मौके मिलते गए लेकिन उन्होंने मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया, और इस सूरत हाल से अफ़गानिस्तान को, अफ़गान कौम को, इस खित्ते को दो चार होना पड़ा। और उन्होंने डिसअपॉइंट किया, अशरफ गनी साहब ने डिसअपॉइंट किया किसको? अपनी कौम को डिसअपॉइंट किया, उन्होंने डिसअपॉइंट किया अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को, अमेरिका को किया, पाकिस्तान को किया। पाकिस्तान ने मुकम्मल हिमायत की सदर अशरफ गनी साहब की हुकूमत की और पूरा सपोर्ट दिया उन्हें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उस मौके से अशरफ गनी साहब फ़ायदा नहीं उठा सके। और इसके साथ ही जो है हत्ता कि उनके अपने रफ़क़ा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़िया कि ये भी कहा जा रहा है कि आपने जिस तरीके से देखा कितनी आसानी से काबुल का सकूत हुआ और हुकूमत का सकूत हुआ, उसमें अहम किरदार जो है शायद वो अशरफ गनी साहब के रफ़क़ा का है, जो उनसे वो भी नाला हो चुके थे कि सदर अशरफ गनी जो हैं वो मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, बजाय कि वो समझौता करें और पावर शेयरिंग की तरफ आएँ। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। और दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये बहुत खुशाइंद बात है कि अफगानिस्तान खाना जंगी से बच गया है। वो जो बदतरीन तवक्कुआत थी कि रेफ्यूजीज आएंगे, ब्लडशेड हो सकता है, वो नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। और एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त जो है शुमाली इत्तेहाद जो हुआ करता था अफगानिस्तान में, उसकी तमाम क़यादत जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। और अभी भी चांस है,
کوشش ہو رہی ہے اور پاکستان جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز، یہ قیادت ہے شمالی اتحاد کی. شمالی اتحاد جو ہے آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے وہ لوگ جو افغانستان کو فالو کرتے رہے ہیں، کہ شمالی اتحاد جو ہے 1990 کی دہائی میں طالبان کے مخالف تھے، اس وقت ابھی بھی ہیں. اور جنگ جو خانہ جنگی ہوئی تھی 1990 کی دہائی میں، اس میں شمالی اتحاد نے، اور یہ جو قیادتیں ہیں جن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا. اس دفعہ وہ جنگ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ وہ اسلام آباد میں ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی حل کی طرف جو ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ رشیا کو، ایران کو انگیج کیا جا رہا ہے. یہ دونوں ممالک جو ہیں پاکستان کی طرح پوری کوشش کر رہے ہیں امن کے لیے افغانستان میں. یہ بڑی تبدیلی ہے کیونکہ 1990 کی دہائی میں روس، ایران، انڈیا وہ شمالی اتحاد کو سپورٹ کر رہے تھے، ہم کسی اور کو کر رہے تھے. ایک عجیب کیفیت تھی. اس دفعہ وہ نہیں ہے. روس، پاکستان، ایران اور باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی، چائنا، امریکہ، سب جو ہیں وہ ایک ہی آبجیکٹو کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور موقع آ گیا ہے پاکستان اور امریکہ کو، جو پچھلے 15 سال سے ہماری ملٹری اور ملٹری ریلیشن شپ اچھی جا رہی تھی، لیکن سیاسی اور انٹیلیجنس ریلیشن شپ کو دھچکا لگا تھا. کافی وجوہات تھیں اس کی، وہ اب واپس لائن پہ آتی دکھائی دے رہی ہے. اور اس پہ ہم نے نازیہ پچھلے ہفتے بات کی تھی پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان حفیظ چودھری صاحب سے اس وقت، اور ایک کلپ ہے ان کا، لیکن وہ کلپ ہم بعد میں دکھاتے ہیں. پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں انہیں کوئی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. امبیسڈر زاہد حفیظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت پریسڈ ہیں فار ٹائم، تو میں اسٹارٹ ہی اس تاریخی، کم از کم بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے، میجر ڈیولپمنٹ، کہ ایکس ناردرن الائنس کی جو شخصیات تھی، جو اب سابقہ حکومت اشرف غنی کی ہو گئی ہے، اس میں بھی وہ موجود تھی. اس وقت وہ تقریباً، سب تو نہیں لیکن ان کے بیشتر جو اہم چہرے ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی بھی امید ہے کہ اقتدار کی پرامن منتقلی، پاور شیئرنگ اور سمجھوتا ہو جائے؟ کیا اس کی امید ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا موقف افغانستان کے حوالے سے کیا رہا ہے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک پولیٹیکل سلوشن کی ضرورت ہے، ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو انگیجمنٹ رہی ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی رہی ہے اور تمام افغان سائڈ سے رہی ہے. جو اس وقت آپ نے ڈیلیگیشن کی بات کی پاکستان میں، اس سے پہلے بھی بہت سے جو ڈیلیگیشن افغانستان سے آئے وہ تمام سائڈ سے ہے، چاہے وہ طالبان تھے، چاہے وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ کے لوگ تھے، یا باقی پولیٹیکل فورسز کی. تو ہماری یا طالبان تھے، تو ان سب کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ، اور اسی انگیجمنٹ کی وجہ سے پاکستان اپنا جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول تھا وہ پلے کر سکا. انٹرنیشنل کمیونٹی سے جب ہم انگیجمنٹ کی بات کریں تو یو ایس اور طالبان کے درمیان جو پیس اگریمنٹ ہوا وہ ہم اپنی اسی انگیجمنٹ کی وجہ سے وہ رول پلے کر سکے. اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بہرحال ایک پولیٹیکل سلوشن کی ضرورت ہے. اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے، انٹرنیشنل کنسنسس بہت ضروری ہے. لیکن اس سلسلے میں جو اس وقت ہمیں اپرچونٹی نظر آتی ہے وہ اپرچونٹی نظر آتی ہے ان ٹرمز آف انٹرنیشنل کمیونٹیز کنورجنس آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان. کیونکہ بہرحال تمام انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں پیس ہو اور تھرو اے ریکنسیلیشن پروسیس ہو. بہرحال افغانستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے. To be on the Security Council, much less to aspire to become a permanent member of the Council. It is in violation of the resolutions of the Security Council on Jammu and Kashmir and is in the process of conducting a campaign of genocide against the people of Jammu and Kashmir with 900,000 troops deployed in the occupied territory. While blocking Pakistan and other neighbors of Afghanistan from addressing the Council, the representative of a now defunct regime was invited to speak to the Council. There was considerable pathos
in this spectacle. Ambassador Isaak Zai is an esteemed colleague, but the person who appointed him here recently has fled Afghanistan to cause a betrayal from some of his own ministers and the army chief. It is therefore unclear on whose behalf Ambassador Isaak Zai participated in the Security Council. Ladies and gentlemen, if we were allowed to speak to the Council today, I would have first of all informed the Council of the meeting of the National Security Committee of Pakistan, chaired by Prime Minister Imran Khan, where the overall situation in Afghanistan was discussed. Pakistan has been a victim of decades of conflict in Afghanistan, and we desire peace and stability in our neighborhood. The world knows of the sacrifices that we have made. In our meeting today, the Pakistan stance that the conflict in Afghanistan never had a military solution was confirmed. The ideal time to end the conflict through negotiations might have been when the US and NATO troops were at their maximum military strength in Afghanistan. Continuation of foreign military presence for a longer duration now would not have yielded any positive outcome. Therefore, endorsement by the Biden administration of the previous US administration's decision of troop withdrawal was indeed a logical conclusion to this conflict. It is now time for the international community to work together to ensure an inclusive political settlement for a long-term peace, security, and development of Afghanistan. Ladies and gentlemen, Pakistan is making active efforts to promote an inclusive political settlement in Afghanistan. We, at our invitation, the leadership of a number of political parties and groups in Afghanistan, representing all the multi-ethnic groups apart from the Pashtuns, are present in Islamabad and have met with our foreign minister and with our leadership today. They have promised to engage continuously with the Taliban and to try to evolve an inclusive Afghan government. Pakistan will work with them and with the Taliban representatives to advance this objective, an objective of an inclusive political government, which is important for durable peace and stability in Afghanistan. If we had spoken in the Council, we would have also informed the Council of the efforts we are making to facilitate the safe evacuation of diplomats, representatives of international organizations, and others from Afghanistan. Pakistan's Foreign Secretary today briefed the diplomatic corps in Islamabad that the Embassy of Pakistan in Kabul will continue to facilitate visas for diplomats and other international personnel. Whenever needed, arrangements will be made for issuing visas to such people on arrival. A facilitation center has been set up by our Ministry of Interior to ensure the expeditious processing of visas and other requirements to enable the smooth and timely evacuation from Kabul. We will try to mount a series of flights to Kabul airport as soon as conditions allow in order to continue
the evacuation, which we have already started. Earlier today, we have evacuated a number of people from the Danish embassy, 421 Afghan employees of the Danish embassy, which we are evacuating from Kabul. Thirdly, Pakistan has called upon all Afghan parties, including the Taliban, to ensure the preservation of law and order in Kabul and elsewhere. Our immediate priorities should be aimed at the maintenance of law and order and safety and security of all Afghan civilians, especially women and children. Fundamental human rights must be upheld. All civilian property and infrastructure must be protected. There must be complete respect for human rights and international humanitarian law. And we support the statement of the Secretary General in this regard. Fourthly, the safety and security of the diplomatic community and premises, as well as UN personnel, humanitarian workers, and other international staff, is paramount. There is need to urgently address the humanitarian situation in Afghanistan. UNAMA, we hope, will make an evaluation of the humanitarian needs of the Afghan people. We urge the UN Secretary General to report as soon as possible on the humanitarian needs in Afghanistan in order to mobilize emergency help through OCHA and other international agencies. We call on all Afghan parties to ensure unhindered access and humanitarian aid across Afghanistan, as well as to ensure the safety and security of UN personnel and humanitarian workers. Pakistan will facilitate such operations. Ladies and gentlemen, apart from these immediate actions, the international community should look ahead to other steps designed to promote durable peace and stability in Afghanistan. The infrastructure destroyed in this long conflict needs to be reconstructed, including the transport infrastructure, which can enable Afghanistan to serve as a hub for regional trade and commerce. The international community also needs to engage with the new authorities in Afghanistan to eliminate the threat posed by terrorist organizations which have used Afghanistan's territory with the sponsorship of the intelligence agencies of some of our neighbors for attacks and sabotage against Pakistan and other neighbors of Afghanistan. Groups such as the Daesh, the TTP, the JUA, the ETIM, IMU, these are all organizations which must be contained and their activities constrained and eliminated from the territory of Afghanistan. Ladies and gentlemen, that is what I had to say. Open to your questions. Ambassador, you talk about an inclusive government. नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में उसका हवाला दिया और उसमें जो अहम नुकात सामने रखे गए हैं उस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को आगाह किया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ये समझता है कि जब UN और नेटो की फोर्सेस अफवाज अफ़गानिस्तान में मौजूद थी तो इस मसले का एक पायदार और पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता था, मगर अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंक्लूसिव रेडिकल सेटलमेंट के लिए कोशां है और ये ख्वाहिश रखता है कि जब ये इक़्तिदार में आ जाएं और ये मामला सारे हल हो जाएं तो इंसानी बुनियादी हुकूक का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया जाए। ऐसा कहना था मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत अहम ये इस वक्त इंटरवेंशन जारी है, ये बिल्कुल बराह रास्त है इस वक्त। नाज़िया और नाजरीन, ये लाइव आप देख रहे थे न्यूयॉर्क से, अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग से, जहाँ पर
कौमी सलामती काउंसिल जो कौमी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है UN का, वहाँ पे अफ़गानिस्तान पे मेरे ख्याल में ये दूसरा इजलास हो रहा है पिछले कोई एक हफ्ते के अंदर जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी अहमियत ये है कि एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब जो हैं पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, उनकी ख़ास सलाहियत है कि ऐन उस वक्त जब कोशिश कुछ ममालिक कर रहे होते हैं कि तवज्जो जो है वो पाकिस्तान के किरदार से दूर हटाई जाए और दूसरी मौज़ूआत पे लाया जाए, तो हमारे मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब की ये ख़ास उनकी एक स्किल है कि वो इंटरनेशनल मीडिया जो UN बिल्डिंग में मौजूद है उसको वो घेर लेते हैं। ये सेकंड टाइम कर रहे हैं मुनीर अकरम साहब जो हैं, फॉर द सेकंड टाइम कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, इस वक्त आपको पता है सदारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल की वो इंडिया के पास है, तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। नाज़िर, मेरे ख्याल में हमारे साथ जो हैं टेलीफोन पर हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं सेनेट की डिफेंस कमेटी के। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। मैं वेरी क्विकली मुशाहिद साहब, जिससे भी अभी इस वक्त बात हो रही है, इस वक्त जो बात हो रही है अफगानिस्तान पे, मैं हमेशा हर एक से पहले ये पूछ रहा हूँ कि आपके तफसीलात और तज्ज़िये तो हो ही रहे हैं, लेकिन इनिशियल रिएक्शंस जितनी तेज़ी से ओवर द वीकेंड फास्ट डेवलपमेंट्स, हफ्ते को जो है वो मज़ार शरीफ और इतवार को जो है जलालाबाद, उसके चंद घंटों के अंदर काबुल में दाखिल हो गए तालिबान और हुकूमत कोलैप्स हुई अशरफ गनी की, फिर वो मुल्क से भाग गए। वेरी क्विकली योर इनिशियल रिएक्शंस ऑन दिस। देखिए, ये बात तो बहुत हैरान कुन हुई है और ये किसी को उम्मीद नहीं थी, बशमूल तालिबान मेरे ख्याल में, और बाकी जो इतना किस्सा कहानी था कि अफगान फौज है, उसके पीछे अमेरिका भी है, नेटो भी है, तो ये सब के लिए बहुत हैरान हुआ है और सारे तज्जिये इस सिलसिले में गलत साबित हुए और सारी जो इंटेलिजेंस असेसमेंट थी मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो भी गलत साबित हुई। और एक चीज़ जो अभी तक है कि कोई खाना जंगी नहीं हुई और कोई तशद्दुद नहीं हुआ और पुरअमन तरीके से मुज़ाहमत के बगैर ये हुआ है, तो ये एक खुश आइंद बात है कि कम से कम वो नई खाना जंगी की भी बुनियाद नहीं रखी गई। तो हम उम्मीद यही करते हैं पाकिस्तानी कि खुदा न खास्ता नई जंग न छिड़े, खाना जंगी न छिड़े। मुशाहिद साहब, एक इसमें यहाँ पे एक बड़ी ऑब्जर्वेशन ये भी आ रही है कि जिस तरीके से बगैर किसी मुज़ाहमत के काबुल का सुकूत हुआ और अफ़गान हुकूमत का अशरफ गनी की, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भी नला हो गया था अशरफ गनी साहब से, पाकिस्तान ने भी पूरी हिमायत दी थी उन्हें और पूरे मौक़े दिए थे कि वो एक समझौता कर पाएँ और पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली हो। उससे अशरफ गनी साहब ने फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन साथ साथ उनके अपने जो रफ़क़ा हैं उनकी गवर्नमेंट के अंदर, वो लोग भी अशरफ गनी साहब से काफ़ी हद तक नला हो गए थे। और मेरे ख़्याल में जितना ये उनको धचका बैरूनी यानी काबुल के बाहर से तालिबान की तरफ से मिला है अशरफ गनी को, उतना ही धचका जो है शायद उनको अंदर से भी मिला है। क्या आपका ख्याल है इस तज्ज़िये के बारे में? देखें जी, वो हमने पढ़ा था बचपन में हिस्ट्री में कि नीरो वॉज फिडलिंग व्हाइल रोम वॉज बर्निंग, कि नीरो बांसुरी बजा रहा था तो रोम जल रहा था। उनका यही सोच थी कि उन्होंने फैसला नहीं कर पाए, जब उनको मौका भी दिया गया कि गुफ्तगू करें और एक अबूरी हुकूमत बने और उसके नतीजे में एक ट्रांजिशन हो जाए, पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार भी हो जाए। उनको अमेरिका भी कह रहा था, पाकिस्तान भी कह रहा था, अफगान अवाम भी कह रहे थे। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने किया है वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है कि वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भागे और इतने पैसे लेके भागे, और पैसे भी पूरे नहीं, हेलीकॉप्टर में आए, तो वो अब क्या लेवल रह गया। और उनके दो गाड़ियां, मुशाहिद साहब, 2 गाड़ियां रह गई थी, बाकी पैसा तो उन्होंने जहाज में डाल दिया था, लेकिन अब ये अफगान सहाफ़ी बता रहे हैं कि 2 गाड़ियां फिर भी खड़ी रह गई टारमैक पर, जिसमें पैसे भरे हुए थे डॉलर्स, और फिर वो लोगों ने बांटे। अब देखें ना, आप हामिद कारज़ई ने आज फैसला किया है, अब्दुल्ला साहब ने फैसला किया है और हिकमत जहाद ने कि वो बात करेंगे अफगान तालिबान से, और वो काबुल में मौजूद हैं। तो लीडरशिप तो यही होती है कि आप अपने अवाम के साथ खड़े हों, अपने कॉल और फेल में तजाद ना हो। तो गनी साहब इज नाउ पार्ट ऑफ द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, अब वो तो फारिग हो गए। अब इशू ये है कि इसको अफगानिस्तान में किस तरीके से अमन, पायदार अमन कायम किया जाए और उसमें और अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान का बुनियादी मफाद है और इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ
इस्तेमाल ना की जाए जो माजी में होती रही है, खास तौर पे हिंदुस्तान की वहाँ पे, क्योंकि 6000 पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द अभी भी मौजूद हैं अफगानिस्तान की सरजमीन में, अकॉर्डिंग टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट ऑफ 26 जुलाई, यानी कि टीटीपी के दहशतगर्द जो है। एक और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है मुशाहिद साहब, वो ये है कि इस वक्त आपने देखा होगा कि जो साबका शुमाली इत्तेहाद था और उसकी शख्सियात, हमारी उनके साथ क्या तारीख़ रही है 1990 की दिहाई में, खैर वो माजी हो गया है, लेकिन इस वक्त सब तो नहीं कमांडर्स नॉर्दर्न अलायंस के साबका, लेकिन काफ़ी जो इम्पोर्टेंट फेसेस हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत मुस्बत डेवलपमेंट है। देखें, ये लोग अभी तक देख नहीं रहे, अफगानिस्तान के अंदर अगर तब्दीली आई है पिछले 25-30 साल में, तो पाकिस्तान की सोच में भी तब्दीली आई है, चाहे पाकिस्तान का सिस्टम हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी सियासी क़यादत हो। तो ये बड़ी मुस्बत बात है कि हमारा आउटरीच, हमारे कोई फेवरेट्स नहीं, हम सबसे बात कर रहे हैं। और ये लोग देखें, कोई ताजिक बरादरी का है, कोई पंशीरी है, कोई हज़ारा बरादरी का है, और सारे वो लोग हैं जो बड़े पुराने सियासी कायदीन हैं, तो वो इधर पाकिस्तान की दावत पर मौजूद हैं, हमारे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ खुशाइन बात है, क्योंकि अगर वसी उल बुनियाद हुकूमत बननी है काबुल में, और जिसमें इंक्लूसिव अप्रोच होगी, सारी कम्युनिटीज शामिल होंगी और उसमें सबके हकूक भी उसकी गारंटी होगी, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान ने, और बर वक्त लिया है। बिल्कुल मुशाहिद साहब, एक और क्वेश्चन ये है कि ये जो अफ़गान फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत कम मुज़ाहमत दिखाई, एक दो जगहों पे जो है एक्चुअल इंगेजमेंट हुई जिसे लड़ाई आप कहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग्स इंटरनल अफ़गानिस्तान की अपनी अंदर जो होती हैं, जो सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में सियासत इसी तरीके से चलती है और स्पेशली बैटल फील्ड में, तो जिस तरीके से असलहा ड्रॉप किया गया और मैस सरेंडर हुए हैं, कुछ तो खैर वो नाअहली थी, काफ़ी हद तक बल्कि वो नाअहली थी, लेकिन कुछ जो है वो ये भी है कि अशरफ गनी साहब जो हैं, क्योंकि उनके किरदार से काफ़ी लोग उनके करीब भी जो थे वो नला हो चुके थे, तो आपको लगता है कि उनको जो है निकालने में जो है अंदर से उनके अपने ही करीबी लोगों ने भी कोई किरदार अदा किए? एक तो मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान फौज की ट्रेनिंग नहीं की। ये ट्रेनिंग अमेरिकन ने की है, नेटो ने की है या हिंदुस्तान ने की है, वरना नागदीन कहते हैं कि पाकिस्तान ने ट्रेनिंग गलती थी, इसलिए जानबूझ के हथियार डाले हमने। शुक्र है हमारे अपॉलॉजी इल्जाम नहीं लगा। तो दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि ये कुछ बिहाइंड द सीन्स अंडरस्टैंडिंग थी, उनके अपने जो साथी थे वो साथ छोड़ चुके थे, और कुछ लोकल अंडरस्टैंडिंग भी होगी और कुछ ऊपर के लेवल भी होगी। और एक और बात भी थी कि दे हैड नो कॉज टू फाइट फॉर, लगता है कि एज इफ की उनकी वो मोटिवेशन नहीं थी। आप देखें ना अहमद कुरैशी साहब, आप भी स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, 1989 में जब सोवियत विड्रॉल हुआ है, तो जो प्रो सोवियत गवर्नमेंट थी डॉक्टर नजीबुल्लाह की, वो 3 साल तक कायम रही और वो लड़े, उनकी फौज भी लड़ी, वो भी कायम रहे, और उन्होंने अप्रैल 1992 में फिर आके इस्तीफा दिया। 3 साल तक कायम रहे, बल्कि बैटल ऑफ जलालाबाद हुई जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका ने साथ दिया अफगान मुजाहिदीन का उनकी हुकूमत के खिलाफ, फिर भी वो कायम रहे, वो शिकस्त उनको नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि जब मोटिवेशन हो, लीडरशिप हो और उसमें जान हो, तो आप स्टैंड ले सकते हैं। इसमें तो लीडरशिप में जान नहीं थी, और ये लीडरशिप जो काबिल एलीट बनाई हुई थी ये अशरफ गनी एंड कंपनी ने, वो बेसिकली तो अमेरिकन पैसे और इंडियन सपोर्ट के साथ चल रही थी, लगता यही है, उनमें रूट्स नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही। और आखिर में तो मुशाहिद साहब अमरीकी भी जो है अशरफ गनी साहब से जो है नाला हो चुके थे। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ मुशाहिद साहब, और वो तालिबान के हवाले से है कि अभी मैं भी मानता हूँ और शायद आप भी मुत्तफ़िक़ हों इस बात से कि शायद अभी बहुत प्री मैच्योर है कि हम ये जजमेंट पास करें कि तालिबान कितने तब्दीली उनमें आई है, कितनी चेंज है। लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं जो मैं आपके सामने आपका उस पर मैं तबसरा सुनना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे तालिबान अभी जहाँ दाखिल हुए हैं, शुरू में उन्होंने कुछ ऐसी पिछले हफ्ते कुछ शहरों के अंदर कुछ इत्तलात रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से शुरू में, लेकिन उसके बाद में जो है
دیکھا کہ تھوڑا سا انہوں نے ریسٹرین کیا، اور پھر انہوں نے جو انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، جو حکومتی عناصر تھے افغان حکومت کے ساتھ جو کام کر رہے تھے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کی اس طریقے سے جس طریقے سے ایک خدشہ، ایک خوف تھا کہ ہوگا. تو یہ تھوڑی سی ایک میچورٹی کی سائنز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے؟ دیکھیں جی، یہ طالبان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے. وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرا سکتے. اگر دہرائیں گے تو اس کے انجام وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا تھا، یعنی کہ ایک خانہ جنگی، اور ان کے خلاف ایک بین الاقوامی اور علاقائی محاذ بن جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ طالبان بھی میچور ہوئے ہیں جیسے آپ نے فرمایا، اور طالبان نے وہ غلطیاں نہیں کی. اور ابھی تک جو طالبان کے بیانات ہیں اور جو اقدامات ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ شاید جیسے کہتے ہیں نا، آپ نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نیا طالبان بھی شاید ہوں کہ کم سے کم وہ ان کی اپروچ انکلوسیو ہے، وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، وہ تشدد نہیں استعمال کر رہے، وہ خواتین کے حقوق، خواتین کے کام کرنے کا رائٹ، تعلیم کے حوالے سے، اور باقی جو نان ادر کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے پرنسپل پر وہ چل رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور یہ انہوں نے ابھی تک جبر کا اور ڈنڈے کا یا تشدد کا استعمال نہیں کیا. بالکل ابھی نہیں کیا. اور اتفاق سے مشاہد صاحب یہی بات اب سے تھوڑی دیر پہلے لائیو نیو یارک سے امبیسڈر منیر اکرم صاحب بھی ہیومن رائٹس کے اوپر بہت ایمفیسائز کر رہے تھے کہ انہیں امید ہے کہ طالبان بھی اور دوسرے جو فرقہ ہیں اور فریقین جو افغانستان میں وہ بھی ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں گے. اور اتفاق سے یہی بات جو ہے آج کابینہ کی جو کمیٹی ہے قومی سلامتی کی، وہاں پہ بھی یہ اسی بات پہ زور دیا گیا ہے. مشاہد حسین سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو ہے. نازیہ آئی تھنک ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بالکل ناظرین صورتحال پر مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. محفوظ عزادار اور محفوظ پاکستان. کرونا وبا ایک حقیقت ہے، ایک وبا ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مبتلا ہیں. صرف اتنا کہنا مطلوب ہے کہ عزاداری مکمل انداز سے ہوگی، مگر ماسک لگائیں گے، سینیٹائز کریں گے، مناسب فاصلہ رکھیں گے، اور جو نیاز نظر کے لیے جو ایک مرتبہ استعمال کیے جانے والے برتن ہوتے ہیں ان برتنوں کا استعمال کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے. ویکسین کی پوری افادیت کے لیے میسج کا انتظار کیے بغیر قریبی سینٹر جائیں اور ویکسین کی دوسری ڈوز ضرور لگوائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
महफूज अज़ादार और महफूज पाकिस्तान। कोरोना वबा एक हकीकत है, एक वबा है। इसमें हज़ारों लाखों लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और हज़ारों की तादाद में मुब्तला हैं। सिर्फ इतना कहना मतलूब है कि अज़ादारी मुकम्मल अंदाज से होगी, मगर मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज़ करेंगे, मुनासिब फासला रखेंगे और जो न्याज नज़र के लिए जो एक मरतबा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन होते हैं उन बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह इस वबा से पूरी दुनिया को महफूज फरमाए। वैक्सीन की पूरी अफादियत के लिए मैसेज का इंतजार किए बगैर करीबी सेंटर जाएं और वैक्सीन की दूसरी डोज जरूर लगवाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और जैसे अहमद आप हम बिल्कुल और आप ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं और आज आप मेरा प्रोग्राम रियासत भी देख रहे हैं जो कि मर्ज हुआ हुआ है इस वक्त न्यूज़ में और हमें बड़ी खुशी है हमारी प्रोफेशनल टीम न्यूज़ की और 7 करंट अफेयर्स जो है हम मिलके ये ट्रांसमिशन पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं। अच्छा नाज़िया, हमने बहुत सारी चीज़ें भी कवर की हैं लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 2-3 और पॉइंट्स हैं जो मेरी नज़र में शायद हमें उनको उजागर करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सारे इस पस मंज़र में ये जो हो रहा है अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट्स है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो अभी उस पर डिस्कशन नहीं हो रही लेकिन वो बहुत अहम है और वो क्या है, वो है पाक अमरीका ताल्लुकात। उस पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको बताऊँ कि पिछले 19 साल से जब से बल्कि 20 साल से जब से ये 9/11 हुआ था 2001 में, उसके बाद से हमारी जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हैं वो जारी हैं लेकिन सियासी रिलेशंस जो हुकूमतों के दरमियान है और इंटेलिजेंस रिलेशंस उनमें ऊंच नीच आती रही है, उतार चढ़ाव आता रहा है और उसमें बड़ी इश्यूज हुए हैं इसके अंदर। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है इस वक्त अफगानिस्तान में और अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने और अमेरिका ने बाकी अपने पार्टनर्स के साथ काम किया है तो उसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और पिछले 2 हफ्ते पहले जो है आज से हमारे कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब DGISI अमेरिका गए हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, उस पर बात बहुत लंबी हो सकती है। बात लंबी करने के बजाय नाज़िया मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक क्लिप जो तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ साहब का है। बहुत अहम इसलिए है, ये हमारे प्रोग्राम रियासत का है, मैं इसे दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें उन्होंने खुलासा दिखाया कि इस वक्त पाक अमेरिका कितने उनके मफादात करीब आ गए हैं, अफगानिस्तान में मुश्तरका हो गए हैं। तो प्रोड्यूसर साहब अगर वो प्लीज़ प्ले करें उसे। हमारा देखें अमेरिका के साथ अफगानिस्तान पे बिल्कुल कन्वर्जेंस है, हमारा कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़ है, हमारी उनके साथ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। जब मैं बात करता हूँ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की, इसका मतलब है वो भी अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, हम भी अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं। वो भी ये समझते हैं कि मिलिट्री सलूशन नहीं है कोई कॉन्फ्लिक्ट का, हम भी समझते हैं मिलिट्री सलूशन नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ पे आए, हम भी ये चाहते हैं। अब हमारा उनके साथ जब व्यूज़ की भी कन्वर्जेंस है, इंटरेस्ट की भी कन्वर्जेंस, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव। नाज़िया ये बहुत अहम क्लिप था इस पे उन्होंने, और ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ इस 16, 17, 18 साल में हमारे जैसे मैंने कहा कि मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के, लेकिन सियासी और इंटेलिजेंस में उतार चढ़ाव आता रहा। और अब जो है फिर से अफगानिस्तान में, और सबसे अहम जगह जहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान एक जगह पे आ गए हैं वो अशरफ गनी थे, क्योंकि अशरफ गनी को मौका पाकिस्तान ने भी दिया, अशरफ गनी को मौका अमेरिका ने भी दिया। अशरफ गनी ने धचका दिया पाकिस्तान को भी, अशरफ गनी ने धचका दिया अमेरिका को भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आखिर में जो है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि इस पे आज भी हम काफ़ी जगहों पे बात हो रही है इस्लामाबाद में, कि हमें अब इस बयानिए से हटना चाहिए कि कौन जीता है अफगानिस्तान में, अभी कौन हारा है। अफगानिस्तान में जीत हार जो है वो चलती रहती है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के मफादात कहाँ पे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, और हमने अफगानिस्तान में क्या करना है। अच्छा, यही सवाल मैंने पिछले हफ्ते पाकिस्तान में वाशिंगटन में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, वाशिंगटन में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं असद मजीद साहब, उनसे मैंने पूछा कि ये पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि नहीं तालिबान की जीत हो गई है, कोई कह रहा है नहीं अमेरिका की शिकस्त हो गई है, आपका क्या ख्याल है, हमें
क्या किस जगह पे हमें होना चाहिए, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिखाएं वो। जीत और हार को अभी ज़रा हम यानी साइड पे रख देते हैं। आई थिंक सबसे अहम और बड़ी जीत हमेशा ये होती है कि हम अपने माजी की गलतियों से सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं। मिलिट्री विक्ट्री जो है वो आज एक फरीक की है, कल को दूसरे फरीक की हो सकती है, और ये विक्ट्रीज जो हैं ये हमने तारीख़ी तौर पे देखा है कि ट्रांजिएंट भी होती हैं, और अगर बहुत जल्द जो है वो फरीक जो हैं वो फतह का झंडा बुलंद कर दें और उसके नतीजे में अपनी जो निगोशिएटिंग पोजीशंस हैं उनको मज़ीद सख्त कर दें, तो उसके नतीजे में जो है वो बिगाड़ और तनाज़ा जो है वो जन्म लेता है। जी बिल्कुल अहमद, बड़ी अहम गुफ्तगू की उन्होंने। उनका ये कहना था कि हार और जीत को जो है अब रहने दें और अब आगे बढ़ना चाहिए और उससे आगे निकल के सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी इस सिलसिले में बड़ा अहम है। बिल्कुल, और इसी पे हम कंक्लूड करते हैं कि अफ़गानिस्तान एक बहुत अहम मोड़ पे है इस वक्त, तारीख़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मुकम्मल तरीके से काम कर रहा है। अगर कोई रिकग्निशन होगी तालिबान की हुकूमत अगर बनती है, अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया है, तो उसमें पाकिस्तान जो भी इक़दाम उठाएगा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ होगा। हम दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं, हम अलग नहीं चल रहे, तो ये साथ होगी। और सबसे अहम बात ये कि अशरफ गनी जो है वो सबसे बड़े, अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि वो स्पॉइलर थे, उन्होंने अमेरिका को भी डिसअपॉइंट किया, हमें भी किया, तो जो है अब वो ख़त्म हो गया, अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं। वो अभी भी उम्मीद है कि शायद पुरअमन मुंतकली जो है इक़्तिदार का काबुल में हो, और इसी की हम उम्मीद कर रहे हैं और इसी के लिए पाकिस्तान भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ट्रांसमिशन आपने मुलाहिज़ा की। फिल वक्त हुआ है खबरनामे का, आपसे मुलाकात होगी, साथ रहिएगा।